नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों पर मंगलवार का दिन भारी रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस के कामकाज की समीक्षा की है और मुख्यमंत्री ने भरी बैठक में कह दिया कि मुझे अब आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं बची है। बार बार कहने के बावजूद पुलिसिंग में भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है और मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे सब्र की परीक्षा मत लीजिए, सुधर जाइए, नहीं तो मुझे सुधारना आता है। माना जा रहा है कि इस चेतावनी के बाद पुलिस की शीर्ष जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। इसमें पुलिस महानिदेशक पद भी बदलाव की संभावना बन रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी 4 वजहों से ज्यादा दिखाई दी थी, जिसमें सड़कों पर हो रही चाकूबाजी, जुआ, सट्टा का अवैध कारोबार, चिट फंड पर कार्रवाई में ढिलाई और ओडिशा में गांजा तस्करी रोक पाने में मुश्किल को लेकर और पुलिस की नाकामी थी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी जिले में जुआ, सट्टा और अवैध कारोबार नहीं होना चाहिए। पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रख कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूछा कि उनके निर्देश के बाद भी जिलों में कानून व्यवस्था की साप्ताहिक समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है। चाकूबाजी और गैंग वॉर की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लोगों में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दिखनी चाहिए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चिटफंड कंपनियों के फरार संचालकों के विरुद्ध धीमी कार्रवाई पर गहरी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। चिटफंड संचालकों की संपत्तियों की नीलामी पर अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। और बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और डीजीपी डीएम अस्थि और गृह विभाग के उपर मुख्य सचिव सुब्र साहू, जेल महानिर्देशक संजय पिल्ले, एंटी एक्सल ऑपरेशंस के महानिर्देशक अशोक जुनेजा, अरुण देव गौतम और भी कई आईजी हो गए, इनमें शामिल हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान अब अपनी सर्विस राइफल से अपने ही साथियों पर गोलियां बरसाने लग गए हैं। पिछले 3-4 सालों में ऐसी ही घटनाओं में कुल 20 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवा दी है। सबसे ज्यादा नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा में मौजूद सुरक्षा बलों के कैंप में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपने साथियों में मजाक मस्ती करना इन सब की मौत की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। हाल ही में सुकमा जिले में भी साथी जवान से मजाक करना 4 जवानों को भारी पड़ गया। गुस्से जवान ने सभी को मौत की घटना जो थी वो सामने आई है। और इस तरह की घटनाओं में सबसे ज्यादा सीआरपीएफ के 9 जवानों की मौत हुई है, जबकि आईटीबीपी के 6 और सीएएफ और को 5 जवानों का नुकसान झेलना पड़ गया है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं रात के समय हुई हैं और जब सभी जवान ड्यूटी खत्म होने के बाद महफिल में बैठते हैं और एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हैं। तब बस्तर आईजी ने यह भी कहा है कि जानकारी उन्होंने सामने रखी है कि संभाग के अलग अलग कैंप के लगभग 200 जवान जो किसी कारण से फ्रस्ट्रेट थे, उनकी काउंसलिंग कर उनकी मानसिक स्थिति को ठीक किया गया है। कोई पारिवारिक कारणों से परेशान था तो किसी की कोई अन्य परेशानी थी। हालांकि समस्याएं जवानों की निजी जिंदगी से जुड़ी होती हैं और इस वजह से उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता। आईजी ने बताया कि संभाग के जितने भी कैंप हैं उनमें से 90% में अब नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंच गई है और इसलिए वहां तैनात जवान अपने घरों में फोन और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर लेते हैं। लेकिन जिन जगहों पर अब नेटवर्क नहीं पहुंचा है तो वहां के जवानों को किसी दूसरे माध्यम से समय समय पर परिवार वालों से बात करवाया जाता है। जवान जब भी छुट्टियों में घर जाना चाहते हैं उन्हें जाने भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक गांव में 2 दिन पहले 12वीं क्लास की एक लड़की को अगवा करने वाले नक्सलियों ने 5 लोगों को रिहा कर दिया है।
पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि ये पांचों लोग सोमवार सुबह कोटा थाना क्षेत्र के अपने गांव बटेर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ ग्रामीणों ने नक्सलियों द्वारा हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सली शनिवार को ही उन्हें जबरन उनके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए थे, जो कि रायपुर से 470 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। लेकिन अभी तक अपहरण के मकसद का पता नहीं चल पाया है। और वहीं रविवार दोपहर अपहरण की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के एक छतरी संस्था सर्व आदिवासी समाज में भी नक्सलियों से इन ग्रामीणों को रिहा करने की अपील की है। इस साल जुलाई में उग्रवादियों ने भी गुंडेर गांव के ही 8 नक्सलियों को रिहा करने में पहले 2-3 दिनों के लिए अपनी कैद में रखा था। चंबल में अब दिलेर महिलाओं की दहाड़ सुनाई देगी। बस संचालक को अभी तक पुरुष प्रधान जॉब माना जाता था, क्योंकि यात्रियों को बैठाने को लेकर झगड़ा आगे निकलने को लेकर रंजिश और तोड़फोड़ और आम बात है। अब स्मार्ट सिटी के नेतृत्व में महिलाओं बसों की कमान संभालेंगी। करीब 12 महिलाओं को बसों का कंडक्टर बनाया गया है। 8 महिलाएं सिटी बस और 4 महिलाएं इंटरसिटी बस में चलने वाली बसों पर कंडक्टर हैं। इनको सुरक्षा की टिप्स दिए गए हैं। साथ ही जल्द 10 बसों पर महिला संचालकों को रखने की योजना भी है। ऐसा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सलाह पर किया गया है। आपको बता दें कि उनको ये विचार मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतने वाली अपूर्वा शर्मा से मिला था। अपूर्वा ने बसों में सिर्फ इसलिए सफर ना करने की बात कही थी कि वहां माहौल अच्छा नहीं रहता। महिला कंडक्टर चालक रखने का मकसद सिर्फ यही है कि महिलाएं बसों में बेखौफ सफर कर सके, किसी परेशानी की स्थिति में खुलकर महिला कंडक्टर से बात कर सके। ग्वालियर की महिलाएं बस परिचालन की भूमिका पर सफलतापूर्वक निर्वहन कर महिला सशक्तिकरण की नई इबारत जो है वो लिख रही हैं। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी सूत्र सेवा के तहत 12 महिलाओं को शहर के अंदर दौड़ाने वाली सिटी बस और इंटरसिटी बसों में बतौर कंडक्टर काम रखा हुआ है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिषद में भी इन महिला कंडक्टरों का सम्मान किया। उनके हौसले की तारीफ करते हुए इस सेवा का विविध शुभारंभ भी किया है। हमीदिया हॉस्पिटल कैंपस में मौजूद कमला नेहरू बिल्डिंग में आग लगने के बाद ही अस्पताल, नर्सिंग होम और कमर्शियल में भी एक सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग में घटना हुई है वहां आग बुझाने के माकूल इंतजाम नहीं थे और इस कारण से ही नवजात बच्चों को बचाया नहीं जा सका है। हादसे के बाद से ही जब जिम्मेदार जो आगे आए हैं और बिल्डिंगों में फायर ऑडिट कराने का दावा किया जा रहा है। और भोपाल में 80 अस्पताल और नर्सिंग होम ऐसे हैं जिन्हें एनओसी जारी नहीं हो पाई है। समझा जा सकता है कि यहां आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। और नगर निगम के आंकड़ों की माने तो अब तक 410 संस्थाओं को फायर एनओसी जारी की गई है। इनमें 150 हॉस्पिटल और नर्सिंग होम शामिल हैं। वहीं करीब 80 अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य बिल्डिंगें हैं जिनकी एनओसी की प्रोसेस जारी है, यानी ये बिना एनओसी के ही चल रहे हैं। अब इन बिल्डिंग के आग लगने के बाद से ही जो इंतजाम इतने थे कि ये बताना भी मुश्किल है कि खुद निगम अधिकारी ही कुछ बताने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि करीब 6 महीने पहले ही नगर निगम ने अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य संस्थाओं का निरीक्षण किया था और यहां आग बुझाने के इंतजामों की हकीकत भी जानी थी। इनमें से कई संस्थाओं के फायर ऑडिट रिपोर्ट दे दी है और कई ने तो कागजों में ही आग बुझाने के उपकरण जो हैं वो बता दिए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। कमला नेहरू की जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसने भी करीब 15 साल से एनओसी नहीं ली थी, बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। वही हकीकत में भोपाल की 70% अस्पताल और इमारतों के यही हाल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फायर और लिफ्ट सेफ्टी जैसे इंतजाम नहीं है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम बोहारेड में ही
कई लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोग एक मृत्यु भोज में ही शामिल हुए थे और भोज के बाद एक साथ कई लोगों को उल्टी दस्त जैसी शिकायतें होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने गांव पहुंचकर पंचायत भवन में कैंप लगाया, जहां पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। मृत्यु भोज में ही 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गुरूर ब्लॉक के ग्राम बोहर हिड गांव में ही एक परिवार के यहां मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। ग्रामीणों के मुताबिक भोजन के कुछ देर बाद कई लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। दर्जन भर से ज्यादा लोग अस्पताल में पहुंचाए गए हैं और इस बीच मंगलवार को गांव में और ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई है। फूड पॉइजनिंग के बीमार लोगों में उल्टी दस्त के साथ ही बुखार आने की भी शिकायत मिलने लगी है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि मृत्यु भोज में ही शामिल होकर भोजन किया था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 49 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। सभी को उल्टी दस्त और बुखार आने की शिकायत है और 2 गंभीर मरीज अस्पताल में दाखिल किए गए हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। भिंड जिले के गोहद कस्बे में 12वीं के स्टूडेंट का अफेयर गुड़गांव में रहने वाली एक युवती से चल रहा था। छात्र को गर्लफ्रेंड से मिलने आना था और युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच दी। इसके बाद से ही मोबाइल पर मैजिक एक एप्लीकेशन के द्वारा ही उसने अपने पिता को फोन लगाकर बोला, तेरे बेटे का मैंने अपहरण कर लिया है, 2.5 लाख चुपचाप दे जाओ वरना मार दूंगा। जब यह मामला पुलिस को पता चला तो गोहद पुलिस ने दबिश दी और युवक को पकड़ लिया है। इसके बाद पूरी घटना की सच्चाई सामने आ गई। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में संवत ये पहला मामला सामने आया है। किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन से वॉइस बदलकर स्वयं के अपहरण की कहानी रची हो। दरअसल भिंड जिले के गोहद कस्बा निवासी सुरेंद्र ने 6 नवंबर को गोहद थाने के पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा बेटा संदीप घर से बिना बताए कहीं चला गया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। 8 तारीख को छात्र का पिता सुरेंद्र फिर पुलिस के पास पहुंचा और बताया कि मेरे बेटे के मोबाइल मेरे पास फोन आया और फोन करने वाले मेरे बेटे का अपहरण कर रखा है। वो 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। ये सुनकर गोहद थाना जो है पुलिस उसकी सक्रिय हो गई और पुलिस ने तत्काल छात्र के फोन नंबर को साइबर सेल की मदद से मोबाइल की लोकेशन खोजने को कहा। छात्र के मोबाइल की लोकेशन ग्वालियर की आ रही थी। इसके बाद एक पार्टी ग्वालियर भेजी गई। फिलहाल मामले की जांच जारी। मेरे को अपनी जीएफ से मिलना था, इसलिए मेरे को जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, मेरे को पैसों की जरूरत थी तो मेरे को मिलना जाना था उससे। तो मेरे को और मैंने इसलिए ये कदम उठाया कि वरना आपके लड़के को जान से खत्म कर दें, वरना 2.5 लाख रुपए मेरे को दे दें। शिवपुरी के करेरा के गधाई गांव में ही मंगलवार दोपहर करेरा भीतरवार सड़क बनाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते वहां पथराव और लाठीचार्ज की स्थिति बन गई। पथराव में एसआई राघवेंद्र यादव को सिर में चोट आई है और दूसरी ओर पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का कहना है कि लाठी लगने से 6 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। विवाद के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सड़क निर्माण के दौरान गधाई गांव पर पुलिस निर्माण किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिया निर्माण के दौरान ही जब पाइप डाला गया तो जाटव समाज के लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि इस पाइप से बारिश का पानी उनके घर और खेतों में भरेगा। इस पर निर्माण कार्य में लगे लोगों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। ग्रामीणों को हटाने फोर्स बुलाया गया और ग्रामीणों ने अनुसार पुलिस ने लाठी मारना शुरू कर दिया था। एक लाठी मासूम बच्चे को लग गई और जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने भी पथराव कर दिया, जिससे एसआई राघवेंद्र यादव घायल भी हो गए हैं। इस विवाद के बीच कलेक्टर अक्षय कुमार ने भी और एसपी राजेंद्र सिंह
चंदेल मौके पर पहुंचे और नाराज ग्रामीणों से बातचीत की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वहां पर इकट्ठे हो गए और देर शाम को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी होने के बाद राज्य सरकार ने रायपुर और कुछ अन्य जिलों में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रायपुर जिला अधिकारी ने सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में भी फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में एक आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान बंद सिनेमा घरों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। इसके लिए उन्होंने 50% दर्शकों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी है। अधिकारियों ने बताया कि नए आदेश के अनुसार सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में ही आने वाले व्यक्तियों और स्टाफ को कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा, वरना इसमें अलाउड नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कई इसमें जानकारी उन्होंने आदेश में दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रवेश और निकास के स्थान पर कॉमन एरिया में स्पर्श रहित डिस्पेंसर के साथ ही सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिनेमा घर में गुटखा पान खाना और थूकना पर प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं, और कोरोना नियमों की पूरी तरह से पालना करना इसमें अनिवार्य रखा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सिनेमा घर में कोरोना वायरस के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी और संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार आदि पाए जाते हैं तब उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के मामले में रायगढ़ प्रदेश का पहला जिला बन गया है। यहां जहां 100% टीकाकरण हो चुका है और 21 अगस्त को जिले ने पहली डोज का 100% टीकाकरण पूरा किया है। उत्तराखंड के कम जनसंख्या वाले 2 जिलों में संपूर्ण टीकाकरण के बाद देश के चुनिंदा जिलों में अब रायगढ़ भी शुमार हो गया है। मई 2020 से जुलाई 2021 तक कोरोना विशेषज्ञ झेल चुके जिले में ही कलेक्टर भीम सिंह निगरानी में ही 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू किया गया है। जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र के 10,68,000 कई लोगों को टीके लगे हैं और पहला और दूसरा डोज मिलाकर जिले में कुल 21,47,169 टीके लगाए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 22 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रायपुर के 8 मरीज भी शामिल हैं। इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना के नए केस जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। छठ पूजा का महत्व की गरिमा सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में है। 4 दिनों का ये बड़े उल्लास के साथ त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इस बीच आपके मन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर छठ का महत्व इतना ज्यादा शास्त्रों में क्यों दिखाया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही महाछठ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की बहन छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ का व्रत संतान की प्राप्ति, कुशलता और उसकी दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है और षष्ठी तिथि और को छठ व्रत की पूजा व्रत और डूबते हुए सूरज को अर्घ के बाद ही अगले दिन सप्तमी को ही उगते सूरज को जल देकर प्रणाम करने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की ही मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। पुराण में ही इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता, दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है।
जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। पुराण की कथा के अनुसार जब प्रथम मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत को ही कोई संतान नहीं हुई, इस कारण वे बहुत दुखी रहने लगे थे। महर्षि कश्यप के कहने पर राजा प्रियव्रत ने एक महायज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी गर्भवती तो हुई, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा गर्भ में ही मर गया। पूरी प्रजा में मातम का माहौल छा गया। उसी समय आसमान में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया, जिस पर षष्ठी माता विराजमान थी। जब राजा ने उन्हें देखा तो उनसे उनका परिचय पूछा। माता षष्ठी ने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और मेरा नाम षष्ठी देवी है। मैं दुनिया के सभी बच्चों की रक्षक हूँ और सभी निसंतान स्त्रियों को संतान सुख का आशीर्वाद देती हूँ। इसके उपरांत ही राजा प्रियव्रत की प्रार्थना पर देवी षष्ठी ने ही उस मृत बच्चे को जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। देवी षष्ठी की ऐसी कृपा देखकर राजा प्रियव्रत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। मान्यता है कि राजा प्रियव्रत के द्वारा छठी माता की पूजा के बाद ये त्योहार मनाया जाने लगा। अच्छा, अब कुछ नियम भी हैं जिन्हें मानना बेहद जरूरी होता है। तो आपको बता दें कि छठ पूजा के व्रत की शुरुआत करते समय स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। इसके अलावा ध्यान रखें कि प्रसाद बनाते समय आप पवित्र हों, ना ही प्रसाद बनाते समय बीच में कुछ खाएं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने वाला पात्र तांबे या पीतल का होना चाहिए। सूर्य को कभी भी स्टील, चांदी, प्लास्टिक, कांच के पात्र के से जल नहीं देना चाहिए। व्रत रख रही महिलाओं को व्रत के दौरान बेड या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। वे फर्श पर दरी या चादर बिछाकर सोए। छठ पूजा का प्रसाद चूल्हे पर ही बनाएं। इसे ऐसी जगह पर ना बनाएं जहां रोजाना खाना बनता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।